हेलो हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। कौस करें, शुरू करें क्या? अच्छा, कल तक अपना बजटरी ख़त्म हो गया और आज अपन नया पोर्शन शुरू कर रहे हैं, वो बीच वाला जिसमें 5 टॉपिक्स हैं: जॉब बैच, प्रोसेस, ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कितना कवरेज है इसका? अप्रॉक्स 50 मार्क्स का है ना? नहीं, 50, 30, 80, 20, 100। यस, देखो ना एक बार, 50 है ना मॉड्यूल में है। चलो, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है, ध्यान से सुन लो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है यार, कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहलाती है। जैसे बिल्डर्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। जैसे आपने क्या किया, किसी को अपना घर बनाने को दिया। अच्छा, ये है ना, इसमें देख लेते हैं। %30 आपने किसी को क्या बनाने को दिया? घर बनाने को दिया। अब घर बनाने को दिया तो उसने आपको बताया कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगी 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। घर बनाने वाला कौन था? मिस्टर मारी जो है, घर बनाने में विश्वास रखते हैं, घर तोड़ने में नहीं। हाँ, हिंदी में बोला करो। तो मिस्टर मारी ने 10 लाख। अच्छा, घर किसका बनाना था? ओमकार जी का। किसका बनाना था? ओमकार जी का। इन्हें बड़ा घर बनवाना है। आपको तो पता है बड़ा घर क्यों बनवाना है? क्योंकि इनको बड़ा पसंद है। घर बड़ा है तो बेहतर है, नहीं बनवाना? छोटा घर चाहिए। ओके, मास्टर बेडरूम वाला नहीं चाहिए। चलो ठीक है, इनको एक घर बड़ा सुनो, इनको एक घर बनवाना है। मान लो प्रकाश को बनवाना है, ठीक है, आपका बन गया, आपने डायरेक्ट खरीद लिया। ओके, तो प्रकाश राज को क्या करना है कि एक घर बनवाना है। उसने अनिकेत को पूछा कि अनिकेत कितने में घर बना दोगे? तो अनिकेत ने बोला कितने स्क्वायर फीट है? तो इसने बताया 1000 स्क्वायर फीट है। तो अनिकेत ने कहा 15 लाख रुपए लूँगा और तेरा घर बना के दे दूंगा, या 20 लाख रुपए लूँगा, या जो भी। उन्होंने 15 से 18 लाख, 20 लाख कुछ चार्ज किया। अब अनिकेत चाहते हैं कि मैं अपना प्रॉफिट निकालूं। प्रॉफिट निकालूंगा मतलब है कि प्रॉफिट कमाऊं नहीं, प्रॉफिट निकालूंगा मतलब है कि प्रॉफिट को कंप्यूट करूं कि मैं कितना कमा पा रहा हूं। मान लो अनिकेत का ये पहला प्रोजेक्ट है, तो अनिकेत क्या करेगा? अच्छा, घर बनाने के लिए क्या क्या करना होता है? मटेरियल लेके आएगा, रॉ मटेरियल लेकर आएगा, बाजार से लेबर को लेकर आएगा, कुछ मशीनें लाएगा, कुछ किराए की लाएगा, तो कुछ खरीद के लाएगा और उनको यूज करेगा। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अपन कैसे बनाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये साइड पे क्रेडिट साइड में अपन क्या करते हैं, जितनी भी इनकम्स होती है वो लिखते हैं या क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, और डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, जितने भी खर्चे हुए वो सब लिखते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ये लोग बनाएंगे, मिस्टर मारी बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? 2 मटेरियल कितना लगा, 2 लेबर कितना लगा, 2 प्लांट, अगर किराए पे कोई मशीनरी ली है तो उसका हायर या उसका रेंट आ जाएगा। लेकिन अगर प्लांट खुद ने खरीदा है तो उसका डेप्रिसिएशन बस आएगा, भाई इनका जो खर्चा होगा। यस, अदर एक्सपेंसेस ये डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अरे कितने में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगी। अगर कोई माल बच गया तो वो हो जाएगा। यस, तो ये सबका टोटल करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इनका प्रॉफिट निकल जाएगा। खत्म, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म। इसमें टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं।
इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आएगा तो पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको पूरी तरह से नहीं आता तो एक 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें से 3 नंबर तो आप ले आओगे। अब 3 और 10 का फासला यानी कि 7 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत टेक्निकल है। तो ये मस्ती मजाक वाला सीन में ये हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? यस, बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक क्या होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट साइड पे अपन जो जो आप लगा रहे हो, आपने मटेरियल लगाया है, आपने लेबर लगाई है, आपने मशीनरी लगाई है और अदर एक्सपेंसेस, और यहां पे क्या आएगा, बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहां पे क्या आ जाएगा, बाय मटेरियल, अगर बच जाता है बचता ही है, और यहां टोटल करके जो भी फिगर आएगी ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको, अकाउंट्स का ज्ञान आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि खर्चे डेबिट किए जाते हैं, आमदनियों को क्रेडिट किया जाता है, माल बचता है तो वो आपकी आमदनी सॉर्ट ऑफ मान के, इसलिए क्रेडिट साइड में डालते हैं अपन। यस, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस तरीके से बनने वाला है। अब इसमें वेरिएशंस क्या हो सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि यार ये इनका पहला कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इनके 2 घर बनाने के काम और चल रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, रेत वहां से यहां शिफ्ट कर दी। मतलब अगर आपने कहीं और से दूसरे जॉब वर्क से अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे माल लेकर आए हो तो वो भी डेबिट होगा। दूसरे जॉब वर्क से अगर आप यहां पर लेबर लेकर आए हो तो वो भी यहां पर डेबिट होगी। यस, अब घर बनाने के लिए आप सारा का सारा आपने तो बना देना है नहीं। आपने क्या किया कि दरवाजे बनाने के लिए कारपेंटर को बुक किया, तो उसको अगर जो खर्चा करोगे वो भी डेबिट होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में तो कंप्लीट प्राइस है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से होता है, या तो होता है कि माल सारा आपका, आप मुझे मेरा दे देना, तो बात ही खत्म हो गई। यस, लेकिन ऐसा होता है माल भी मैं आपको ताला चाबी समेत, आजकल ये सिस्टम चल रहा है कि आपको ताला चाबी आपके हाथ में दे दूंगा। इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, पीओपी का काम भी करके देगा, वो फर्नीचर का काम भी करके देगा। बेसिक फर्नीचर जो होता है, बेसिक मतलब दरवाजे, ये वो जो सैनिटरी वगैरह, जो भी पोर्शन, पाइप्स वगैरह। तो अब ये पाइप या प्लम्बर को बुलाएगा तो उसको जॉब वर्क के अलग से पैसे देगा, अगर कारपेंटर को बुलाएगा तो उसको अलग से पैसे देगा। यानी कि जो काम ये नहीं कर सकता वो सारे काम किसी से करवाएगा, या यूं कहें कि जो भी करवा रहा है उसके लिए पैसे दे रहा है, तो सब डेबिट होगा। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से सबको डिडक्ट करेंगे, जो हाथ में आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी तो बात है। यस, हाँ, ओके। अब एक काम करें, थोड़ा लिखवा दूं आपको, चले लिखे। अच्छा, एक छोटी सी बात और सुन ले, मान लो कॉन्ट्रैक्ट लंबा चलने वाला है, क्या लंबे भी चलते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट? जैसे 2 साल, 3 साल, 5 साल, जैसे मतलब फ्लाईओवर बना रहे, फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे तो 3-3 साल लग जाते हैं। एक सोसाइटी बना रहे हैं, आप यहाँ एक मल्टी बना रहे हैं तो मल्टी बनाने में 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। तो वो प्रॉफिट कंप्यूट कैसे करेंगे? अच्छा, प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे उसको छोड़ो, जो प्राइसेस आज हैं क्या कल भी वही प्राइसेस होंगी? भाई भाव तो बढ़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर नीचे हुआ तो ठीक है, लेकिन ऊपर हुआ तो इसको तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं लोग, अगर प्राइस में वेरिएशन आता है ना, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मान लो हमारी ने कहा कि मैं आपका घर बना के देता हूं, मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, बोलता है 10 महीने। मैंने कहा अच्छा,
अब ये 10 महीने के अंदर घर बना के देने वाले हैं। फिर माली ने बोला कि देखो अभी मटेरियल इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, लेबर का ये है, इन केस अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो बढ़ी हुई प्राइस जो एक्स्ट्रा होगा वो आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला यार ऐसे थोड़ी होता है। माली ने बोला हाँ ऐसे ही होगा, आपको कराना है तो कराओ भैया, वो हम क्यों भुगतेंगे, हम तो आज की रेट के हिसाब से आपको प्राइस, पहले तो आपने बोला कि यार कम से कम कितना होगा तो मैंने इतना बताया, फिर आपने बोला यार तेरी जितनी लागत लगे उसका 20% प्रॉफिट ले लेना, मैंने वैसे जोड़ के बता दिया। अब अगर कल को भाव बढ़ते हैं तो फिर मेरे तो नुकसान होगा ना, सारी पिक्चर आपके सामने है, ऐसा माली मुझे बता रहे हैं। मैंने बोला ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ये क्या करेंगे, एक क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डाल देंगे कि अच्छा, मैंने बोला यार अगर मान ले मटेरियल 100 रुपये का मिल रहा है, 102 का हो गया, तो कहता है 2-3 रुपये मैं नहीं देखता, मैं मारी हूं। अगर 5% से ज्यादा या 10% से ज्यादा वेरिएशन हुआ तो फिर अपन इसको अप्लाई करेंगे। मैंने बोला ठीक है। अभी मटेरियल 100 का था और 112 हो गया तो 10% से ज्यादा वेरिएशन हो गया, तो इन्होंने सीधा सीधा बोल के रखा था अगर 10% से ऊपर वेरिएशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1% से बढ़ा दी जाएगी। अगर 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था तो 6,06,000 का हो जाएगा। वो बात समझ में आती है? इस क्लॉज को कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। क्या बोलते हैं? एस्केलेशन। एस्केलेटर होता है ना, हाँ, तो वही एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब है कि इन केस वेरिएशन आता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को अकॉर्डिंग टू क्लॉज अपन चेंज कर सकते हैं। अब क्लॉज में 10% दिया, 9% तक वेरिएशन है तो फिर चेंज नहीं होगा। यस, चलो लिखें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ कॉस्टिंग विच अप्लाइज, यहीं ऐसा लिखें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाइज इन केस contract costing applies in case where a work done is undertaken for the customer's special requirement, for the customer's special requirement, for the customer's special requirement, and each order is of long duration. Each order is of long duration. आगे लिखना, a separate account is kept for each individual contract. A separate account is kept for each individual contract undertaken for the purpose of determining for the purpose of determining the profit or loss under each contract. The profit or loss under each contract. फिर पैरा चेंज करके लिखना, the costs are recorded against the individual contract. The costs are recorded against the individual contract. Individual contract. And the procedure is as follows. And the procedure is as follows. फर्स्ट लिखे मटेरियल।
लेकिन मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, material required for a specific contract is debited to that contract. Debited to that contract. Material returned is credited to the respective contract account. मटीरियल रिटर्न मतलब जो बच गया या जो वापस कर दिया. मटीरियल रिटर्न इज क्रेडिटेड टू द रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. मटीरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर. मटीरियल transferred from one contract to another are debited and at the end of accounting period material at site is credited to the contract account. Material at site is credited to the contract account. Wages, second लिखे wages. लेकिन wages of all workers engaged on a particular contract, wages of all workers engaged on a particular contract are charged directly to that contract, ब्रैकेट्स में लिख देना डेबिटेड to that contract. आगे लिखें where workers move from one contract to another. अच्छा, ऐसा होता है कि अपन किसी को सैलरी दे रहे 10,000 रुपये महीना, और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो सुबह को चलता है और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो शाम को चलता है. तो शाम वाला हमने अभी लिया है, उसको 10,000 अपन दे रहे थे, वो हमारी फिक्स कॉस्ट थी. यस. अब अगर वहाँ पे अपन उसको 4 घंटे काम करने के बाद यहाँ पर 4 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आधा आधा बढ़ जाएगा. कहीं और से लेबर अगर यहाँ आ रही है तो फोकट में तो नहीं आ रही है, डेबिट तो होगा इस कॉन्ट्रैक्ट की. अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो अगर उसे नहीं लाते तो बाहर का कोई लेकर आते तो हमारा खर्चा तो होता. तो अपन क्या करेंगे, टाइम शीट के आधार पर इनका कंप्यूटेशन कर. क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई साहब ये 60% वहाँ देता था, 40 यहाँ दे रहा है और इसकी सैलरी 10,000 है, तो अपन यहाँ पर 4,000 डेबिट करेंगे. यस. ओके. इसमें आप लिख रहे थे वेयर वर्कर्स मूव फ्रॉम वन कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर, यहां तक लिखा. टाइम शीट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड फॉर sheet is required to be maintained. Time sheet is required to be maintained for distribution of their wages, on the basis of time spent under each contract. On the basis of time spent under each contract.
नेक्स्ट लिखिए एक्सपेंसेस। लिखिए ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट but indirect expenses are allocated to various contracts on suitable basis, 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 to various contracts on अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तुषार क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ओके मतलब जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई एग्जांपल दे सकते हो? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट का वेजेस डायरेक्ट है, मटेरियल डायरेक्ट है, और कंज्यूमेबल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, पावर एंड फ्यूल इस्तेमाल होता है, ये सब क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा, वो तो सीधा डेबिट कर दो पूरा का पूरा अमाउंट। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे मान लो कि गार्ड बाहर खड़ा है, अब गार्ड खड़ा है, आप प्रोडक्शन करो ना करो, प्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है उसका। अगर अंदर अपन उसके 4 काम कर रहे हैं उस प्रेमिसेस के, तो उसे अकॉर्डिंगली बांट दिया जाएगा, डिवाइड बाय 4। यस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन उस बेसिस के हिसाब से बांट देंगे, जिस बेसिस के हिसाब से जो आपको बेसिस। अब वो कैसे बांटते हैं वो ओवरहेड्स अपन पढ़ेंगे तो समझेंगे, पर अभी सिर्फ इतना सा समझना है कि भाई साहब डायरेक्ट एक्सपेंस तो एज इट इज़ अलोकेट हो जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे तो उनको कोई ना कोई आधार होगा, उस आधार के आधार पर बांट देंगे। जैसे रेंट पकड़ लो, मान लो वहीं पर हम फैक्ट्री चलाते हैं और वहीं पर ऑफिस है। अब फैक्ट्री चलाते हैं तो जो काम बनने वाला है फैक्ट्री में वो अलग है, और ऑफिस के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन से डायरेक्ट उनका रिलेशन नहीं होता। इतना तो आइडिया है ना? यस अगर मान लो 20,000 अपन रेंट दे रहे हैं तो अपन ये देखेंगे एरिया ऑक्यूपाई कितना किसने कर रखा है। अगर फैक्ट्री ने 60% एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है तो 12,000 फैक्ट्री में चला जाएगा और 8,000 उसमें। अब क्या उस 12,000 में एक ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि 4 चल रहे हैं? अगर 4 चल रहे हैं तो उस 12,000 को उस प्रोपोर्शन में डिवाइड करके रेंट यहां डेबिट होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट का अपन निकालना चाह रहे हैं प्रॉफिट। एमजे को समझ पे कम नींद ज्यादा आती है। नेक्स्ट लिखे प्लांट एंड मशीनरी और अदर एसेट्स। हाँ 4th लिखें प्लांट एंड मशीनरी और अदर एसेट्स। अच्छा इसमें क्या करेंगे? इसमें अपने पास 2 ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं? या तो अपन ने जितने का प्लांट लिया था उसको डेबिट कर दो, एट द एंड उसकी वैल्यूएशन करके क्रेडिट कर दो, या फिर डेप्रिसिएशन डेबिट कर दो। तो डेप्रिसिएशन ज्यादा ठीक होता है। लिख लें, लिखें depreciation is debited to the contract अच्छा डेप्रिसिएशन जो होगा, अब ये डेप्रिसिएशन का भी एक सीन है कि ये प्लांट कितनी जगह यूज हो रहा है।
आपको क्वेश्चन में क्लियर होगा कि भाई साहब हमने ये 3 साल के लिए प्रोजेक्ट लिया है, तो हमने क्या किया है कि मशीन खरीद ली, हमने सोचा कहाँ किराए पे लाते रहेंगे, तो इसी प्रोजेक्ट के लिए है तो सीधा 10% डेप्रिसिएशन 15 जो भी दे रखा होगा वो निकल जाएगा। लेकिन मान लो आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने या 4 महीने का ही है कि 4 महीने में ख़त्म कर देंगे। अब 4 महीने में ख़त्म कर देंगे तो मशीन खरीदेंगे तो नहीं, तो किराए से लेंगे, तब किराया डेबिट हो जाएगा। लेकिन किराए से नहीं लेंगे अगर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी दूसरे जॉब पे हमारी मशीन ऑलरेडी काम कर रही है, तो अगर हम उसे 1 महीने के लिए लाके यूज करते हैं तो 11 महीने का डेप्रिसिएशन वहां डेबिट होगा, तो 1 महीने का यहां। देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं तब तो पूरा डेप्रिसिएशन अपन ने डेबिट कर दिया, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो अब 2 बातें होंगी, या तो आप किराए का लाए होंगे या फिर जॉब वर्क से लाए होंगे। अगर किराए का लेकर आए हैं तो किराया तब तो बड़ा आसान है कि किराए को डेबिट कर दो। लेकिन अगर दूसरे जॉब वर्क से जहां हमारा और भी काम चल रहा है, भाई जैसे मिस्टर मारी हैं, उनके 25 जगह काम चलते हैं, और कोई भी नया आता है तो क्या बोलते हैं कि अभी आप प्रतीक्षा करें, क्या करें, प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं, आपका नंबर आएगा पर अभी आप कतार में हैं। तो कुछ लोग कतार में ही खड़े हैं। अब मान लो 25 जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं इनके, और ये वहाँ से मशीन को उठा के यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर 15 दिन करते हैं, 25 दिन करते हैं, 1 महीना करते हैं, तो जितना समय इस्तेमाल करेंगे उस प्रोपोर्शन में डेबिट होगा। यस। अच्छा, मान लो कि चलो ठीक है, लिखें व्हेन द एसेट इज यूज्ड, व्हेन द एसेट इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, when the asset is used for the contract for a short period, it is usual to charge proportionate depreciation. It is usual to charge proportionate depreciation and the other cost on the basis of actual usage, on the basis of actual usage, ब्रैकेट्स में लिख लेना, एक्चुअल यूजेज आवर्स, एक्चुअल यूजेज आवर्स, एक्चुअल यूजेज लिखो। जब तक वो नहीं लिखेगी तू भी नहीं लिखेगी। पेन खराब हो गया, अरे रे, क्या लिखाया था मैंने आपको? ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूसेज आवर्स। अच्छा, फिर से सुन लो। व्हेन द एसेट इज यूज्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, इट इज यूजुअली टू चार्ज प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन, इतना लिखा, एंड अदर कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूसेज। एंड अदर कॉस्ट क्या? तेल पानी। भाई मशीन के अंदर आपने मशीन को मेंटेन करने के लिए अगर आप कुछ खर्च करते हो तो जो भी आपने खर्चा किया, जैसे मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, इससे रिलेटेड नहीं है पर इससे रिलेट करेगा। मान लो आपको बहुत सारे प्रिंट आउट्स निकालने हैं, तो आप अपने फ्रेंड से क्या लेके आ गए? उसका प्रिंटर ले आए, आप उसको 1 महीना यूज़ करने वाले हो, अच्छी बात है। तो डेप्रिसिएशन 1 महीने का आप पे लगेगा और 11 महीने का उसका। अब आपने क्या किया, उसका टोनर भर दिया पूरा। टोनर होता है ना जिसमें इंक डालते हैं, पाउडर वाला। अब मान लो कि वो 5000 कॉपीज निकाल सकता है, आपने 1000 निकाल ली हैं सिर्फ, तो जाहिर सी बात है आप पे डेबिट 1000 होगा कि पूरा 5000 होगा? 1000, बाकी 4000 वो करेगा। तो यही बात कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस एक्चुअल यूजेज के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपको बाइफरकेट करना है। यस। नेक्स्ट देखें आगे, नहीं इसी में आगे लिखे, व्हेन द प्लांट इज हायर्ड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, रेंट इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, फिर से सुन सकते हैं।
When plant is hired for use in construction work, rent is debited to the contract account. Rent is debited to the contract account. Rent is debited to the contract account. अच्छा, रेंट में भी एक बात है, जैसे मान लो कि वो अपन ने क्रेन मंगाई, क्रेन का आपको किराया पता है क्या होता है? जो वो ऐसे खड्डे करने के लिए बोला, पहले तो क्या होता था कि घर बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ क्या होती है? नींव खुदवानी पड़ती है। नींव क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ वही, उसको खुदवानी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेबर अपन को चाहिए होती है। वो खड्डे खोद रहे, सेफ्टी टैंक वगैरह ये वो, तो आजकल वो मशीन आती है, उससे खड़ खड़ जेसीबी मशीन जो आती है, हाँ जेसीबी बोलते, क्रेन तो उसमें काम आती है, मल्टीज में काम आती है उठाने के लिए। ओके, तो जेसीबी मशीन आप, तो जेसीबी का किराया पर डे का कितना होता है? पर आवर किराया होता है 6,000 8,000 ऐसा कुछ होता है ना? 600-700 होता है? नहीं नहीं, ज़्यादा होता होगा। नहीं हट, आपने करवाया कभी? आपके पास जेसीबी है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। चलो 1,000 रुपये पर आवर का भी किराया हो तो 10 घंटे तो 10,000, तो एक दिन का 10,000 रुपये अपन किराया दे रहे हैं। पर अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 10 घंटे अपने ही यूज़ हो रही है कि कहीं और भी हो रही है? अगर आपके 3 कॉन्ट्रैक्ट एक साथ चल रहे हैं तो आपने सोचा यार एक काम करते हैं, जेसीबी बुला लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ करा लेंगे, फिर लेबर को यहाँ पे लगा के मलबा इकट्ठा करवाते रहेंगे, फिर दूसरी जगह लगा देंगे। तो अगर इन्होंने ऐसा सोच के रखा है, कि हम 2 कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करेंगे तो 2 कॉन्ट्रैक्ट में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि 2 कॉन्ट्रैक्ट में काम आ रहा है, तब तो डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर उन्होंने ये भी बता दिया कि एक्चुअल यूजेज कितना है, तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली भाई 5-7 घंटे या यूज़ हुआ और 3 वहाँ हुआ तो 5-5 हज़ार तो करेंगे नहीं, फिर 7,000 और 3,000 होगा। मैं इतनी सी आपको एक बात बता दूं, पूरा कॉस्टिंग एक गंवार आदमी भी होता है ना, गंवार का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, गंवार का मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, हर बिना पढ़ा लिखा आदमी पूरी कॉस्टिंग जानता है, सिर्फ हिसाब रखने की बात है। तो अपन को ये यहाँ आ रहा है, हाँ कुछ टेक्निकल बातें होंगी, उसके लिए फार्मूलाज होंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ें तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं। यस, तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, बहुत एक्सट्रीम इजी पड़ेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और आ जाएगा आपको। नेक्स्ट लिखे मिसलिनियस। मिसलिनियस कौन सी लीनियस? मिसलिनियस 5th पॉइंट है। अच्छा, स्पेलिंग क्या है? MISCELLA MISCELLANEOUS मिसकलीनियस। MISC बोलते ना, MISC। मिसलिनियस मतलब अदर, विविध व्यय, सन्ड्री, सुंदरी, है ना? लिखे द कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द सबकॉन्ट्रैक्टर, हॉलीवुड पिक्चर में ऐसे ही बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सबकॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, द कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सबकॉन्ट्रैक्टर, कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर ए स्पेशल वर्क। सब इंस्पेक्टर मत लिख देना। For a special work forms a direct cost of the contract. Forms a direct cost of the contract. Forms a direct cost of the contract. Forms the direct cost of the contract. Forms a direct cost of the contract. Forms a direct cost of the contracts. हो गया? अच्छा, कई बार क्या होता है, ये समझ में आया क्या? सबकॉन मतलब ये जो अपन ने करवाए थे दरवाजे वगैरह, ये सब डेबिट हो जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने मिस्टर मारी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो मिस्टर मारी को बोला कि आपको घर बनाना है, इसने घर बनाना तैयार कर दिया, 10-15 लाख की बात हुई थी। इन्होंने कोटा स्टोन लगाया। कोटा स्टोन सुना है? पत्थर होता है, कच्चा पत्थर। तो इन्होंने कोटा से, हमने बोला नहीं यार, ये आजकल तो इसका ज़माना नहीं है, टाइल्स लगाओ। तो मारी भाई ने बोला कि यार टाइल्स लगाएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट गिरेगी,
एक्स्ट्रा कॉस्ट गिरेगी तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा के देना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्क कराते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्राइस आपको देना पड़ेगा। यस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इजाफा हो जाएगा और यहाँ पर डेबिट कर देंगे उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट इतनी बड़ी एक्स्ट्रा है कि उसके लिए अलग अकाउंट बनाना पड़ जाए, यानी कि मान लो एक घर की जगह 2 घर की बात कर रहे हैं आप, तो फिर उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उसे उस एक्स्ट्रा को एक नॉर्मल मानता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानेगा तो एक डिफरेंट अकाउंट, सेपरेट अकाउंट बना लेगा। जैसे यहाँ पे घर बन रहा है, अरे एक हमारे वहाँ पे भी खेत भी है, तो वहाँ पे भी अपन को क्या करना है कि एक अलग से खड़ा करना है। तो आप एक काम करो, इसी में बता दो कि नहीं साहब उसका अलग लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसका जो भी अलग होगा उसके अकॉर्डिंगली बता देगा। क्योंकि क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर जो होता है और फर्स्ट फ्लोर जो होता है, फर्स्ट फ्लोर हमेशा सस्ता पड़ता है बनवाना। उसके पीछे रीज़न, बेसिक रीज़न क्या होता है कि जो नींव खुदाई, सेफ्टी टैंक, ये वो सारा काम नीचे हो चुका होता है, ऊपर से बस नीचे कनेक्शन आपको देना है। लेकिन ऊपर में कॉस्ट एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाती है, लेबर कॉस्ट। सिर्फ लेबर आपकी एक्स्ट्रा लगती है कि जो काम नीचे फटाफट हो जाता था, वहां पर जो एक दिन में नीचे काम होता था उसके लिए 1.5 से पौने 2 दिन, मतलब 1.5 गुना लेबर एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज ऊपर वाला फिर भी सस्ता ही पड़ता है। चलिए अब लिखें एक्स्ट्रा वर्क। After commencement of the contract, the contractee may ask, after commencement of contract, the contractee may ask for the additional work to be done. 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 The extra amount payable by the contractee, the extra amount payable by the contractee, the extra amount payable by the contractee should be added to the contract price. 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 And the expenses incurred should be, the expenses incurred should be, the expenses incurred should be, the expenses incurred should be debited to the contract account. Debited to the contract account, full stop. एक लाइन और लिख लेना। If extra work is substantial, substantial मतलब बड़ा काम है। If extra work is substantial, comma, it is better to treat it, comma, it is better to treat it as a separate contract. 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 Next लिखे escalation clause. ESCA, escalation, ESCALATION, escalation clause. क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। क्लॉज मतलब अग्रीमेंट में क्लॉज डाल देते, वो वाला क्लॉज। लिखें इफ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, if during the period of the contract
comma, the prices of labor, material, etc. The prices of labor, material, etc. rise beyond the certain limit. 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 Rise मतलब चावल नहीं, RISE rise मतलब बढ़ना. Rise beyond the certain limit, comma, the contract price will be increased by. The contract price will be increased by. The contract price will be increased by an agreed amount. By an agreed amount. By an agreed amount. Full stop. Such a clause 11:30 तक बस नहीं रुकेगी अब. Such a clause in the contract agreement is known as. In the contract agreement is known as escalation clause. This clause is generally inserted, INSERTED. This clause is generally inserted in fixed price contracts. In fixed price contracts. फिर से सुने. This clause is generally inserted in fixed price contracts to reduce the risk of loss to the contractor, full stop. चलो अब आप इतना कह रहे हैं तो थोड़ा सा और लिख लेते हैं. नेक्स्ट इज डिफेक्टिव वर्क. डिफेक्टिव वर्क का मतलब यहां पर है कि जैसे मान लो कि कोई काम आपका खराब हो गया. अब खराब हो गया तो उसे ठीक करना है, तो उस पर एक्स्ट्रा खर्चा. जैसे मान लो कि आपको एक पिलर खड़ा करना था, आपने पिलर खड़ा किया. भूल भी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकती है. अब उसको चाहिए था गोल और आपने कर दिया एक स्क्वायर शेप. कुछ आजकल गोल भी होते हैं ना बंगलोज के अंदर. तो अगर आपने ऐसा कर दिया और आपको उसे रेक्टिफाई करने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी तो वो भी डेबिट होगी इसमें. अगर कोई काम खराब हो गया है, मान लो अगर कोई टाइल टूट गई है तो उसको निकाल के लगाना. भाई कोई टाइल टूट गई है तो दूसरी लगा दो. अरे दूसरी लगाने में मसाला वापस से, मसाला मतलब जो रेत सीमेंट होता है वो लेबर फिर से लगने वाली है. तो ऐसा तो है नहीं आसपास की 4 निकाली जाएंगी, उसमें से भी कुछ टूट सकता है. तो डिफेक्टिव वर्क के रेक्टिफिकेशन के लिए कोई एडिशनल कॉस्ट होगी तो वो इसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, तो यहीं डेबिट होगी. तो लिख लें, 2 लाइन लिख लें. In case any work is defective, in case, भाभी जी टॉक्स बंद करो. In case any work is defective, in case any work is defective, comma, it has to be rectified. It has to be rectified. It has to be rectified. And the cost of this rectification is also debited. And the cost of this rectification is also debited. And this cost of this rectification is also debited to the contract account. But it is shown separately. But it is shown separately. ये इसका क्या मतलब हुआ? इसको अलग से दिखाओ.
भाई उसमें भी मटेरियल लगेगा, उसमें भी लेबर लगेगा, तो मटेरियल और लेबर में जोड़ो मत, इसको अलग से दिखाओ ताकि आगे से अकल रहे अपन को, अपने को पता चलना चाहिए ये एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट था लेकिन ये हमारी गलती की वजह से नुकसान हुआ। चलो नेक्स्ट लिखो वर्क सर्टिफाइड। अब ये क्या होता है वर्क सर्टिफाइड? सॉरी हाँ बोले, जो बोला है, ओके नहीं ये कुछ अलग है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट चला 6 महीना, एक कॉन्ट्रैक्ट चला 6 महीना, कितना महीना? 6 महीना, तो 6 महीने में ख़त्म कर दो। अरे चल रहा है 6 महीने में तो क्या करेंगे, 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 3 साल 2 साल, फिर नहीं, मैं नहीं समझा पाया आपको, फिर से सुने। मैं क्या कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ 31 मार्च को। मैंने क्या किया था कि सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट लिया था, फरवरी में ख़त्म हो गया। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाऊँगा वो उससे मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इधर लिखूँगा, सारे खर्चे इधर जैसे ये है, और मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। लेकिन मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 3 साल, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है या बहुत पूरी की पूरी सोसाइटी, एक परिवार ने बोला कि हमारे लिए इतने सारे घर बनाने और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उन्होंने 10 करोड़ रुपए में बता दिया। अच्छा 10 करोड़ बता दी तो क्या 10 करोड़ हाथ में दे देंगे? वो ग्रेजुअली पेमेंट मिलता है, टुकड़ों में मिलता है, करते जाओ लेते जाओ। यस, अब 1 साल खत्म हो गया, तो 31 मार्च को आपको प्रॉफिट तो दिखाना है। अब प्रॉफिट कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 10 करोड़ की है और काम तो अभी 2 करोड़ का हुआ है, तो क्या 8 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, हम ऐसा बता सकते हैं? क्योंकि हमने अगर ऐसा बता दिया तो अगले साल तो पूरा लॉस ही जाने वाला है, उसके अगले साल लॉस जाने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना काम हुआ है उस वैल्यू को आप क्या करें, क्रेडिट कर दें। जैसे 40% कंप्लीट हुआ है काम, तो 4 करोड़ क्रेडिट कर दें। अपन कभी कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं ना कि भाई साहब, जैसे मान लो कि आपके भाई के घर का काम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके भाई की शादी होने वाली है, तो उसका घर, अपने गांव में प्रथा होती है कि शादी जब होने वाली होती है तो घर निर्माण शुरू हो जाता है ऐसा होता है। तो आपके भाई का घर तैयार हो रहा है, अच्छा पूरा ऐसे नींव वगैरह सब कुछ तैयार हो गया, फिर आपने उससे पूछा, सब कुछ मतलब काफ़ी हद तक हो गया, आप उससे पूछे कॉन्ट्रैक्टर से कि यार भाई साहब कितना टाइम लगेगा या कितना हो गया, तो बोलेगा भाई साहब बस 70% हो गया है। तो 70% क्या है? उसके दिमाग में तो है कि यार 70% हो गया है, इसका मतलब क्या है कि प्लस्तर हो गया है, पुट्टी हो गई है, पुट्टी मतलब ये जो कलर वाला होता है ये हो गया है, अभी फर्नीचर का काम बाकी है, अभी सैनिटरी का काम बाकी है, अभी प्लम्बर का काम बाकी है, कुछ काम बाकी है, तो उसकी नज़र में रहता है, तो एक आइडिया बता देता है आपको कि मोटा मोटा 70% हो गया। पर ये जो मोटा मोटा नहीं चलता है जब अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। यस, तो उस सूरत में अपन क्या करेंगे कि जैसे हमने इंजीनियर से पूछा कि भाई साहब काम कितना हो गया, जैसे मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं मिस्टर मारी को 10 करोड़ का, मैंने इनसे, ये मेरे पास पैसे मांगने आए कि सर पैसे दे दो, पैसे खत्म हो गए, पैसे दे दो, पैसे खत्म हो गए। तो मैंने बोला कितना हो गया, कहता सर 60% हो गया। तो मतलब ये नियर अबाउट 6 से 8 करोड़ मांगने आया है। इतना हो गया, एटलीस्ट इतना तो कर दो, क्योंकि मुझे लेबर की पेमेंट करनी है, इसकी करनी है, उसकी करनी है। तो मैंने बोला कैसे यकीन करूं, तू 60% कह रहा है, मुझे तो तेरे काम की समझ है नहीं, कि सर बता रहा हूं ना, मैं तो करता हूं तो मैं बता रहा हूं, तू झूठ भी तो बोल सकता है। 40% ही वो और तू 6 करोड़ ले जाए तो क्यों दो तुझे? अरे साहब देना तो है ना आगे पीछे। हाँ तो देंगे ना आगे पीछे, अभी नहीं देंगे। अरे तो कैसे यकीन दिलाऊं, आई शपथ। मैंने कहा शपथ वपथ नहीं चलती भैया, धंधे की बात है। तो मारी जी ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, एक बहुत होनहार इंजीनियर है उसको दिखा लो, एक मिस्टर ओमकार हैं, सिविल इंजीनियर हैं, उनका नाम है, आप उनको दिखा लो। तो मैंने बोला हाँ ये ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन देख के बताएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा।
तो ओंकार जी आए, ओंकार जी ने क्या किया कि पूरा मुआयना किया और उससे बोला कि साहब ये 45 से 50% हुआ है। तो बोला 45 से 50 नहीं, एग्जैक्ट बता। कहते 50% हुआ है, अभी 50 बाकी है। तो मैंने मारी जी को बोला तुम तो 60 बोल रहे थे। कि सर अब एक मोटा मोटा आइडिया होता है यार, अब वो इंजीनियर है तो उससे एक एक चीज़ बाल की खाल निकाल के बताया। यस, तो मैं इनकी बात पे विश्वास करूंगा या मिस्टर मारी की? उनकी बात पे। तो जितना वर्क एक एक्सपर्ट बता देता है हमें, तो उससे सर्टिफिकेट मिल जाता है। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है कि एक इंजीनियर से सर्टिफिकेट लेता है और इससे कहलवा देता है कि भाई साहब देख लो आके कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया है, उसका एक सर्टिफिकेट बना दो। तो उसे कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। उसे क्या कहते हैं? वर्क सर्टिफाइड। और जो सर्टिफाइड नहीं किया, अब जैसे मारी जी के हिसाब से तो यार 5.5 से 6 लाख का काम हो रहा था, तो 1 लाख रुपए अनसर्टिफाइड। जितना सर्टिफाई कर गया सर्टिफाइड, और जितना नहीं कर पाया अपने हिसाब से था उसे अनसर्टिफाइड बोल देता है। इतनी सी बात है। सर्टिफाइड के हिसाब से आपको कैश पेमेंट मिल जाती है, अनसर्टिफाइड कोई बात नहीं, आगे जाके सर्टिफाई हो जाएगा। एट द एंड तो पूरा कंप्लीट होना ही है कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आ रही है? यस। तो वर्क सर्टिफाइड क्या होता है कि एक इंजीनियर से या एक एक्सपर्ट से या एक सर्वेयर से अपन क्या करते हैं, सर्वे कराते हैं, उससे सर्टिफिकेट लेते हैं, और जो सर्टिफिकेट वो देता है उसे क्या बोलते हैं, जो रकम के लिए बोलेगा उसे क्या बोलेंगे, वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है क्या? ये है वो वर्क सर्टिफाइड। अच्छा, लिख लें, इसमें लिखा दिया था ना मैंने। अच्छा, फिर लिख लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव्ड। मैंने आपको रेस्ट दिया इतना, आपके लिए मैं कितना वो त्याग करता हूं आपको पता भी नहीं है। आपको सच में पता नहीं, बहुत त्याग करता हूं मैं आपके लिए। नींद त्याग करता हूं बस। अच्छा लिखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क अप्रूव्ड स्लैश सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क approved slash certified by the architect slash surveyor 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 slash engineer। इंजीनियर मतलब ओमकार जी, इंजीनियर, फुल स्टॉप। इट इज क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। It is credited to the contract account. It is credited to the contract account. बोलते जाओ। देख, नहीं वो ठीक कह रहा है, ये कह रहा है तो एक्सपेंसेस है ना। हाँ, आगे समझ में। अच्छा, क्रेडिट क्यों? मुझे लगा आपने ऐसा एक्सप्रेशन दिया। देखो ऐसा है कि डेबिट साइड में हमने सारे खर्चे कर दिए, अब हम क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रख सकते हैं अपन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 10 करोड़ है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है, जबकि यहाँ तो 50%, तो जितना कंप्लीट हुआ है उस प्राइस को अपन क्रेडिट साइड में रखेंगे। यस, तो कितना कंप्लीट हुआ है वो अपन सर्टिफिकेशन लेकर आ रहे हैं ताकि अपन प्रॉफिट निकाल पाए। यस, चलो इसमें एक लाइन और लिख लो, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूट्स, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूट्स, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूट्स इनकम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट and is credited to the contract account and is credited to the contract account and debited to work in progress account and debited in work in progress account, work in progress account, work in progress, work in progress account, work in progress, work in progress account। यस, फुल स्टॉप। चलो और लिखना है क्या थोड़ा? अच्छा चलो लिख लो फिर। लिखिए नेक्स्ट। अरे कितने 5-6 पॉइंट तो हुए हैं, 9 हो गए क्या? तो 10 कर लो।
10 लास्ट है ना, लिखें लास्ट है, ये लास्ट है, लिखे कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, लिखो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। लिखे इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ वर्क, लिखें नो टॉक्स, नो टॉक्स, नो बी टॉक्स, लिखे इट रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ वर्क, it represents the cost of work which has been carried out by contractor, which has been carried out by the contractor, which has been carried out by the contractor, but is not certified, but is not certified, but is not certified by the engineer, architecture or surveyor, by the engineer, architecture or surveyor। अच्छा, इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, सोचो जरा। अच्छा, जनरली देखो, सुनो सुनो ना, जैसे मान लो कि मिस्टर मारी एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये अपने आप में एक इंजीनियर भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है। इसके हिसाब से वर्क सर्टिफाई होना चाहिए था 6 लाख। इंडिपेंडेंट सर्वेयर आया, उससे 5.5 लाख बता दिया। अब 5.5 लाख में जो बताया है वो फाइनल है। अब अनसर्टिफाइड तो रह ही नहीं सकता ना कुछ। यस, लेकिन इससे सर्टिफिकेट कब लिया था? 1 मार्च को। सर्टिफिकेट कब लिया? 1 मार्च को। जैसे मान लो कि इनको लगा कि यार काम निपटा के रख लेते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इन्होंने आर्किटेक्ट या इंजीनियर से बात की कि भाई साहब 30 मार्च को आ जाना, आप सर्टिफाई कर देना तो अपन दिखा देंगे। लेकिन उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अभी बोलो तो अभी करके जाता हूँ। तो 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को उसने आया, काम किया, वैल्यूएशन किया और सर्टिफिकेशन देके चला गया। अब 3 मार्च के बाद भी तो काम हुआ होगा। 3 मार्च से 31 मार्च तक जो भी काम हुआ वो तो अनसर्टिफाइड ही रह गया। यस, ठीक है। तो अनसर्टिफाइड क्या होता है कि जिसे सर्टिफाइड नहीं किया वो अनसर्टिफाइड। इसको कंप्यूट कैसे करेंगे? ये सारी कॉस्ट को टोटल करेंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? डेबिट का टोटल करके क्रेडिट में से जो मटेरियल एट साइट है, जो प्लांट एट साइट है, वो हटा देंगे। यस, उसमें से वर्क सर्टिफाइड हटा देंगे, जो आया आपका अनसर्टिफाइड। खत्म बात। अरे हाँ, तो लिख लो, एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो, आपको खुदा का वास्ता लिख लो, लिख लो, लिखो। अच्छा, समझ में आ गया तो रहने देते हैं। लिखवाऊं क्या इसको कि टोटल कॉस्ट को डेबिट करो? ओके, मारी जी आप क्या कहते हैं? लिखवा दूं? ओके, बारी जी आपने कहा और शुरू हो गए हम। लिखें द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क may be ascertained as follows, 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 may be ascertained as follows। इसमें आप लिख लें, आप टोटल डेबिट, टोटल डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, लेस मटीरियल एट साइड या प्लांट एट साइड जो भी होगा, नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट। ये क्या आ गई? नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
लेस वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है। टोटल डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपने जितना डेबिट किया उसमें से लेस करेंगे मटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड जो उस साइड है, ये घटाने के बाद आपकी नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट, दिस इज इंपॉर्टेंट, नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है अभी। उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड घटा देंगे तो अनसर्टिफाइड आ जाएगा आपके सामने। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। आप ऐसे ही घबरा रहे थे कि नहीं लिखना है, देखो कितना आसान है ये। इसी खुशी में हम क्या करते हैं, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। लिख लो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। गुड यार, गुड यार, हर बंदे में नहीं होती बात, मैं बता रहा हूं आपको। लिखो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, चेक नहीं कर रहा था, लिखवा रहा हूं आपको। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड and cost of work uncertified। Cost of work uncertified is credited to the contract account, is credited to the contract account, is credited to the contract account। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, अपन यहां पर जो लिख रहे हैं, ये पॉइंट लिखा है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ के मुझे बताओ फर्क है। फर्क क्या है? वैल्यू एंड कॉस्ट। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जैसे 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था तो इंजीनियर आके क्या बता गया कि भाई साहब 60% हो गया, मतलब 6 करोड़ हो गया, मतलब प्रॉफिट एलिमेंट इसमें है। प्रॉफिट एलिमेंट वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ वर्क, कॉस्ट में तो कहाँ प्रॉफिट होता है? कॉस्ट तो कॉस्ट होती है। बात समझ में आ रही है? यस। देखो यहां पर अपन ने जब ये लेस किया था ना, तो नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कम करेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कम नहीं करेंगे। हे इधर देखो, हे यहां पर जो अपन ये टोटल कॉस्ट अपन ने नेट कॉस्ट टिल डेट निकाला था ना, इसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड घटाया जाएगा प्रॉफिट हटाने के बाद, क्योंकि इंजीनियर वैल्यू को सर्टिफाई करके क्या है, फर्क समझ में आ रहा है? तो वैल्यू में प्रॉफिट शामिल होगा लेकिन कॉस्ट में नहीं होता। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है उसमें प्रॉफिट एलिमेंट होगा, लेकिन अनसर्टिफाइड में प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता। क्यों ना इस लाइन को लिख लिया जाए? ओके लिखे, समझ गए क्या? बाकी लोग लिख ले। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, प्रेस्टीज पॉइंट हो गया कि हम नहीं लिखेंगे पर लिखें। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंक्लूड्स, लिखे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इंक्लूड्स प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूड्स प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट, while cost of work certified does not, while cost of work certified / uncertified does not, while cost of work certified / uncertified does not। Does not। अच्छा देखो 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 देखो, अब लिखें, मत लिखे, अब सिर्फ सुन लो। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे?
कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ध्यान से सुनना, अगर हम ये नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल डेट में से अनसर्टिफाइड को हटा दें तो ये भाई बात तो उल्टा सीधा एक समान, इधर से पकड़ो या उधर से, पकड़ में तो कहाँ नहीं आना है। यस, तो एक लाइन लिख ले, क्या लिखें, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट 11th, बस ये लास्ट होगा, इसके बाद जो लिखेंगे लास्ट होगा, ये लिखें कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज इक्वल्स टू नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन टिल डेट, नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन टिल डेट, नेट कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डन टिल डेट माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बाबा, अनसर्टिफाइड। अच्छा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अच्छा प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। प्रॉफिट कब होगा? जब प्रॉफिट होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। लेकिन अपन 3 साल बाद प्रॉफिट निकालेंगे तो एक नोशनल प्रॉफिट, तो काल्पनिक लाभ तो निकाल के रखना पड़ेगा कि हाँ इतना मजा आया। भाई हर दुकानदार क्या करता है, एट द एंड 31 मार्च को खाते बनाता है, हिसाब किताब। लेकिन जैसे ही मान लो कि वो पंखा बेच रहा है, तो जैसे ही पंखा बिक गया तो क्या सोचता है, 200 रुपये कमा लिया, उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो हर साल नोशनल प्रॉफिट तो निकालना है। तो नोशनल प्रॉफिट कैसे निकलेगा यार? जितना वैल्यू आपका सर्टिफाई हो गया है उसमें से कॉस्ट घटा देंगे तो नोशनल प्रॉफिट आपके हाथ में होगा। लिख लें आप चाहें तो, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल 12th पॉइंट। क्या ये लास्ट पॉइंट रहेगा? ये लास्ट रहेगा, चलो ठीक है, ये लास्ट है, आपने कह दिया तो बस अब हम मारी की भी नहीं सुनेंगे। मारी ये लास्ट होगा, समझे? सब भी है यार, सबके, सबका साथ सबका विकास। नोशनल प्रॉफिट में लिखे इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इट इज द डिफरेंस, it is the difference between the value of work certified and cost of work certified. It is the value of work certified and it is the क्या था, difference between the value of work certified and cost of work certified. तो लिख लें notional profit is equals to, notional profit is equals to, notional profit is equals to work certified minus cost of work certified, work certified minus cost of work certified, work certified minus cost of work certified। चले, तो अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कुछ पोर्शन और डिस्कस, देखो जितना थ्योरी इसका बेस अपन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना, तो जब क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे तो हमें कम समस्याएं होंगी। क्वेश्चन के टाइम क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट तो अपन समझेंगे, लेकिन अगर इसका बेस अपन ने अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलो कि कंपलसरीली एक 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आता ही है, मतलब आता ही है। पवन जी एक काम करें, अपन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, अब तक के लिए इतना ही, इसे तो रोक दें, आफ्टर ब्रेक।